नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज राजधानी रायपुर के नगर निगम के सामान्य सभा रखी गई थी। ये सामान्य सभा शुरू हुई थी शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई नगरीय निकायों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उसमें से रायपुर को भी साफ सफाई के लिए 6वां नंबर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं जब सामान्य सभा आगे बढ़ने लगी तो अवैध प्लॉटिंग को लेकर के यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। अवैध प्लॉटिंग को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए गए और यह भी कहा गया कि अवैध प्लॉटिंग को संरक्षण दिया जा रहा है। सामान्य सभा के बाद में विकास उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा की है और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्यवाही जरूर की जाएगी। बात करेंगे तो ये पिछले 17 साल से चल रही है, 17 साल। और अवैध प्लॉटिंग का जन्मदाता कौन है ये पूरे लोग जानते हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि पहले भी थे और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए, उन लोगों के संरक्षण में ये तमाम चीज़ें हो रही थी। उसको रोकने का काम लगातार अभी कांग्रेसी सरकार बनने के बाद में हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो जो विधायक या सांसद होता है उसको, इसीलिए कि जब डेवलपमेंट की उन क्षेत्रों में बात आती है, छोटे छोटे व्यक्ति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग उस अवैध प्लॉटिंग में प्लाट ले लेते हैं, मकान बनाते हैं। जब रोड नाली का निर्माण की बात आती है तो हम अवैध प्लॉटिंग के कारण उसका प्रस्ताव प्रांकलन बनवाते हैं, प्रस्ताव बनवाते हैं, लेकिन उसका निर्माण नहीं करा पाते। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के ही पार्षद अनवर हुसैन पर कई बार FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इस बात को लेकर के भी सवाल उठते रहे। आज तक एक आदमी पर FIR नहीं हुई। अनवर हुसैन जी पार्षद है, उनके खिलाफ 7 प्रकरण है, ना FIR हो रही है ना कुछ आगे बढ़ रहा है। देखिए, जिनके खिलाफ FIR हो रही है और जहां जिनके खिलाफ FIR हुई है उनका क्या हुआ सब जानते हैं। और जो प्रकरण में नहीं हो रही है, मैंने आपको पहले भी कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि मतलब पार्षद, उसकी वो सब एक एक इंच के बारे में, जब एक इंच ज़मीन के बारे में जानता है, कहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही है, कहाँ अवैध प्लॉटिंग नहीं हो रही है। शिकायतकर्ता से लेके सॉल्यूशन करने वाले में कहीं न कहीं कोई व्यक्ति होता है तो उसको पता लगाने की आवश्यकता और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो शुरू से देखिए, मैंने ये नहीं कहा आपको पार्षद इन्वॉल्व है, लेकिन जानकारी जिसको लगती है उसको सामने आकर FIR भी करवाना चाहिए, प्रकरण भी दर्ज करवाना चाहिए। आज एक कांग्रेस की बैठक रखी गई थी राजीव भवन में। इसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। PL पुनिया की अध्यक्षता में इस बैठक में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की गई। बैठक में इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि वहां के जो उम्मीदवार होंगे, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी जिनमें जीतने की संभावना ज्यादा हो। प्रदेश के बाकी हिस्से में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के भी विचार विमर्श किया गया और इस पे भी जिले के प्रभारी कांग्रेसी नेताओं के विचार विमर्श किए गए। बैठक के बाद में PL पुनिया ने इस बैठक के संबंध में जानकारी दी। नगरीय निकाय के चुनाव, उपचुनाव हो रहे हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में बैठक थी, जिसमें संबंधित जिलों के विधायक, सांसद और मंत्रीगण जो इंचार्ज हैं, संगठन के इंचार्ज हैं, वो सब उनके साथ बैठक थी और विस्तृत चर्चा हुई। न केवल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बातें रखी, हमने रखी, बाकी भी जिला अध्यक्षों ने, जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद और जो संगठन के जो इंचार्ज हैं उन जिलों के, उन सब से चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद जो आगे क्या, किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, लोगों से वार्ड में जाके लोगों से पूछ के जो सही है, जो जीतने वाला है कैंडिडेट, उसी का चयन किया जाएगा। तो बहुत विस्तार से चर्चा होगी। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 7.5 लाख हितग्राहियों के साथ में छल हो रहा है। प्रदेश सरकार इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया का कहना था कि केंद्र सरकार खुद 2 साल से ये पैसा रोक के रखी है, तो कैसे हितग्राहियों का लाभ हो सकेगा। देखिए, केंद्र हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। 2 साल से केंद्र अपनी एक भी राशि नहीं दे रही है, जिससे हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य रुका हुआ था। राज्य के पैसे मिले हुए हैं, लेकिन केंद्र की राशि नहीं मिल पा रही थी। आप देखिए, प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास में शहरी आवास निर्माण के लिए जो सबसे अच्छा गुणवत्ता का आवास होता है, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है। हम काम कर रहे थे तभी तो हमको पुरस्कार
केंद्र सरकार ने दिया है, और उसके बाद केंद्र सरकार ने पैसा देना ही बंद कर दिया। 2 साल से पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो काम कैसे होगा? जो हम लोग 1 साल काम किए हैं उसमें हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही हमको पुरस्कार दिया राष्ट्रीय स्तर का, और आज कहते हैं कि यहाँ पे हम काम नहीं हो रहा इसलिए पैसा वापस कर रहे हैं। ये जानबूझकर कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का शोषण करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री आवास की राशि रोक दी है। पहले रेडी टू ईट महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाता था। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इसे अब ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा बनाने से हजारों महिलाओं का रोजगार छिन जाएगा। वहीं इसका जवाब देते हुए मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि इससे रोजगार छीनने वाली कोई बात नहीं है और जो पालन किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के मानकों का पालन किया जा रहा है। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर कोई नहीं है। उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि जो अभी व्यवस्था चल रही है उसमें स्टैंडर्ड के मानक का जो है उसको पालन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने सबको इसका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसको हम क्या कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के बाद अब जिला निर्वाचन आयोग की ओर से पत्रकार वार्ता लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं और बताया गया है कि किस तारीख को क्या क्या प्रस्तावित है। हम आपको बता दें कि चुनावों की घोषणा होने के बाद से बिरगांव और गोबरा नवापारा, जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आते हैं, यहां पर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। कल राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा पश्चात बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में और गोबरा नवापारा में भी एक वार्ड नंबर 14 में आदर्श आचार संहिता और इलेक्शन का जो प्रक्रिया होती है वो चालू हो चुकी है। इसमें जो हमारी विभिन्न तारीखें हैं उसमें निर्वाचन की जो सूचना का प्रकाशन होगा वो 27 तारीख को होगा। नाम निर्देशन पत्र लोग प्राप्त कर सकते हैं 27 तारीख के बाद से, मतलब जो नॉमिनेशन पत्र होते हैं वो 27 तारीख के बाद से उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉमिनेशन पत्र प्राप्त करने की और जमा करने की आखिरी डेट है वो 3 दिसंबर है। जो स्क्रूटनी होगी कि जो नाम निर्देशन जो नॉमिनेशन पत्र प्राप्त होते हैं आरोप के माध्यम से जो स्क्रूटनी की जाती है वो 4 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 6 दिसंबर है। मतदान की जो तारीख है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से 20 दिसंबर है और जो गणना होगी, काउंटिंग होगी वो 23 दिसंबर होगी। इस इलेक्शन के लिए आरओ पंचभाई साहब नियुक्त हैं, एडिशनल कलेक्टर नियुक्त हैं। उप संचालक समाज कल्याण के राजेश तिवारी की नियुक्ति पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अनुभव दिया था एनजीओ का, उनकी नियुक्ति के बाद ये एनजीओ स्थापित हुआ है, जिसको लेकर के आज एक पत्रकार वार्ता ली गई और इस पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। राजेश तिवारी नामक एक व्यक्ति है जो फर्जी दस्तावेज के आधार पे फर्जी नीति करके फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन के वो आदमी करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और 5 महीने के अंतराल प्रथम व्यक्ति ऐसा बना वो ऑफिसर 5 महीने के अंतराल में एनजीओ का निर्माण किया और वो एनजीओ का पहले अधिकारी बना, उसके बाद 5 महीने के बाद वो एनजीओ का आधार पे अपना लेन देन जो भी समाज कल्याण में जो आता है 3% किसानों का शुल्क आय व्यय स्वयं किए हैं और इसका पूरा ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास। ये कार्रवाई को लेकर क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? ये कार्रवाई अगर 1 महीने के अंतराल में शासन इसको जो इनका व्यवस्था है उसको सही तरीके से अगर सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हम 1 महीने में आंदोलन करेंगे और जंतर मंतर में बैठेंगे दिल्ली में। अपना पूरा नाम बता देंगे। किसान कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष पप्पू घनश्याम यादव। राजधानी रायपुर के विकासखंड आरंग के अंतर्गत आने वाले ग्राम बैहार के सरपंच के ऊपर अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहाँ के उप सरपंच ने जिलाधीश, जिला पंचायत और आरंग विकासखंड में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही साथ उन्होंने इससे संबंधित दस्तावेज भी जमा कराए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में हेमंत साहू द्वारा, जो कि सरपंच के पुत्र हैं,
उनके द्वारा अपने परिवार के सदस्यों वासुदेव साहू, हिमाचल साहू, नारद साहू, मीना साहू सहित अन्य रिश्तेदारों के नाम से कुल 8 फर्जी हाजिरी डाली जा रही है और इसके भुगतान भी किए जा रहे हैं। वहीं मस्टर रोल में सरपंच के चिन्हांकित स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर किए जाते हैं। साथ ही साथ जिस कार्य का नाम से मस्टर रोल निकाला जाता है वहां अन्य मजदूरों द्वारा काम लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ग्राम बहिहार के आश्रित ग्राम घुमरा भाटा में निकासी, नाली की सफाई की सुविधा और कुआं सफाई कार्य कराया गया है, जिसमें मनरेगा से मजदूरी भुगतान किया गया है और ग्राम पंचायत के अन्य मद से भी उसी मजदूरी को भुगतान दिया गया है। वहीं ग्राम पंचायत बहिहार के गौठान के सामने घर शासन के द्वारा बनाया गया है, जिसके राशि 2,50,000 रुपये वन मंडल के बिल लगाकर सरपंच के द्वारा राशि गबन किया गया है। ये आरोप यहाँ के उप सरपंच द्वारा लगाया गया है और इसकी शिकायत जिलाधीश सहित जिला पंचायत में भी की गई है। साथ ही साथ विकास कार्यों के यहाँ पे नहीं होने के आरोप भी यहाँ के सरपंच पर लग रहे हैं। सरपंच श्रीमती गीता साहू के पुत्र हेमंत साहू पर भी मासिक बैठकों में हस्तक्षेप करने के आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि हेमंत साहू के द्वारा ही ग्राम पंचायत के सचिव के साथ मिलीभगत कर पंचायत राशि का गबन किया जा रहा है। ये आरोप उप सरपंच नंद कुमार यादव द्वारा लगाए गए। मैं ग्राम पंचायत बहिहार का उप सरपंच हूँ नंद कुमार यादव और मेरे द्वारा शिकायत किया गया है जनपद पंचायत आरंग, जिला पंचायत रायपुर, कलेक्टर रायपुर। अभी तक के शिकायत में जानकारी है कि कम से कम मनरेगा में 30 से 35 लाख रुपए की भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें सरपंच के पूरे परिवार लिप्त है और गौठान में समतलीकरण के जो बात हो रहा है वहाँ भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। गौठान ढाबा के परिवार के कौन कौन लोग हैं जिसके नाम है हेमंत साहू, हिमाचल साहू और वासुदेव साहू, नारद साहू, मीना साहू, हरक साहू। आप जिसे उप सरपंच हो तो आप भी विरोध किए होंगे कि भाई नहीं हो रहा है। मैं तो तब फिर उस मैं कई बार बोला हूँ इसके बारे में कि ना काम हो रहा है और ज़बरदस्ती का मतलब नहीं, इसमें नाम मस्टर में निकाला जा रहा है, ये बहुत गलत है, फिर भी नहीं माना। वहीं मनरेगा का पूरा मस्टर रोल रोजगार सहायक के देखरेख में पूरा होता है। CTV7 ने रोजगार सहायक से जब चर्चा की तो उनका कहना था कि ये पूरे आंकड़े सरपंच और मेट के द्वारा भरे गए हैं और उनकी जानकारी में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है और काम किया है नहीं किया है ये मेट माप पंजी देखकर ही पता चलेगा, जिसका जांच अभी जनपद में चल रहा है। मैं मनरेगा अंतर्गत देखता हूँ जितना भी काम है मनरेगा का। हाँ, ये तो दायित्व है, लेकिन क्या है मनरेगा का कार्य जो है सुबह टाइम ही चलता है। मेरा मूल पंचायत में अधिकता हो जाने के कारण मैं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाता था, क्योंकि एक ही समय में 2 जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ का कार्य जो है पूरा मेट और सरपंच लोग ही देखते थे। वहीं बहिहार में कार्य पूर्ण नहीं होने की शिकायत भी सामने आई है, जिसकी जांच शासन के द्वारा कराई जा रही है और जब यहां पर जांच पूरी हुई है तो उसके बाद CTV7 से चर्चा करते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया मौके पर कार्य अधूरा दिखाई दे रहा है। निर्माण कार्य अपूर्ण है, उसकी जांच करने आए हैं सर। फील्ड पे क्या स्थिति है देख लिए पूरा कार्य। तो अभी क्या आपको प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है? प्रथम दृष्टया में जो वर्क तो स्टार्ट हुए हैं मगर पूर्ण नहीं हुए हैं। इसको 2 से 3 बार पहले भी जांच किया गया था और अभी वर्तमान में जब इन्होंने जांच जो बिंदु दिया है, इनका ये कहना था कि समस्त कार्यों का जांच किया जाए। तो कंटिका वार हम एक चीज़ को देख रहे हैं, बाकी जो उसमें 14 वित्त 15 वित्त में था नरेगा का, तो उसकी जांच पूरी हो गई है और निर्माण कार्य संबंधित जो बचा था उसको देख के बनाया जाएगा प्रतिवेदन। अधूरा है मतलब शिकायत अभी सही है जो हो रही है? हाँ, शिकायत जो उन्होंने जो दिया है कि कार्य पूरा नहीं हुआ है तो प्रस्तावित स्थल में देखा गया कि अधूरा ही है। यानी जो शिकायत की जा रही है उसमें सच्चाई भी है। CTV7 ने इस संबंध में यहाँ की सरपंच श्रीमती गीता साहू से चर्चा करनी चाहिए और उनका पक्ष भी जानना चाहा, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं, इसलिए उनका पक्ष भी जानना बेहद जरूरी होता है। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी सरपंच गीता साहू से संपर्क नहीं हो सका। वहीं उनके पुत्र हेमंत साहू द्वारा अपने आप को प्रतिनिधि बताकर बयान देने की बात कही गई।
लेकिन जब सरपंच गीता साहू को यहाँ पर निर्वाचित किया गया है तो जवाबदेही भी सरपंच गीता साहू की होती है। इस संबंध में CTV7 ने यहाँ के CEO के कौशिक से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि ग्राम बैहार में सघन जांच चल रही है और यहाँ लगभग 8 से 10 शिकायतें सामने आई हैं जिसकी जांच की जा रही है और हर शिकायत पे कार्रवाई की जाएगी। ये जो शिकायत है, पूर्व में भी बैहार ग्राम पंचायत में शिकायत हुई थी जिसके बारे में उसके जांच के लिए हमने जांच टीम गठित कर दी है और वो जांच टीम अपनी जांच कर रही है। मतलब जांच प्रक्रियाधीन है, अभी जांच प्रगतिरत है। कुछ ही दिनों में ये जांच पूरी हो जाएगी। उसके बाद उसके प्रतिवेदन के आधार पे जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो पंचायत राज अधिनियम 1993 में दी गई धारा 39 और दी गई धारा 40 दोनों का उपयोग होता है। जांच के प्रतिवेदन से स्पष्ट होगा कि कौन सी धारा लगेगी। हम आपको बता दें कि ग्राम बैहार में भ्रष्टाचार के कई ऐसे प्रकरण हैं जिसके दस्तावेजी साक्ष्य जमा कराए गए हैं और शासन इसके हर स्तर पर जांच कर रहा है। CTV7 अपने अगले अंक में इसके और भी भ्रष्टाचारों को आपके सामने उजागर करेगा। CTV7 आरंग ब्यूरो रायपुर। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।